फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेंटर इंस्ट्रूमेंट। मैं हूं निर्मल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस मंत्रा। आज हमारे साथ सीजीपीएससी 2024 के सिलेक्टेड कैंडिडेट संदीप बघेल सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सबसे पहले। मेरा नाम संदीप कुमार है और सीजीपीएससी 2024 में मेरा 60 रैंक आया है जी। और मुझे डीएसपी का पोस्ट मिला है जी। मैंने अपनी तैयारी 2021 से शुरू की थी और 2024 में ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। जी सर। पहले 2 अटेम्प्ट के बारे में बताइए, क्या है कैसा। पहले अटेम्प्ट में मैंने मेंस दिया था जिसमें मुझे कुछ नंबर से नहीं हो पाया था मेरा इंटरव्यू कॉलिंग। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था और उसमें फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था और फाइनली मुझे इस बार पोस्ट मिला। ऐसी क्या स्ट्रेटजी थी कि आप तीसरे प्रयास में सीधा डीएसपी, अच्छी खासी रैंक भी है आपकी। सर, मैंने जो लास्ट 2 अटेम्प्ट थे उससे मैंने इम्प्रूवमेंट किया कि मैंने देखा क्या क्या मैंने गलती की थी इस लास्ट 2 अटेम्प्ट में, उसको मैंने इस बार सुधार किया। मैंने इस बार मैंने ज़्यादा अभ्यास किया और साथ में मैंने अपनी जो स्कोरिंग पेपर है जिसमें हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं उस पर मैंने ध्यान दिया, तो मुझे काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिला। आपका स्कूल लाइफ कैसा था, कॉलेज लाइफ, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। मैंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल केसडबरी जो कि बेमेतरा ज़िले में है वहाँ से पूरी की है। उसके बाद मैंने अपना जो स्कूल जो हायर एजुकेशन है उसको मैंने गवर्नमेंट वीवाईटी ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग से बीएससी गणित विषय में कंप्लीट किया है और मैं पढ़ने में शुरू से ठीक था। तो मुझे आगे मैंने जब इसकी फील्ड के बारे में जब अध्ययन किया कि मुझे सिविल सेवा में हम जाकर बेहतर समाज के लिए कार्य कर सकते हैं, तो मैंने इसलिए इस क्षेत्र को चुना। मुझे ये भी पता चला कि आप 12th में टॉपर रहे हैं। कितना परसेंट मार्क्स था? सर, 12th में मेरे 95% मार्क्स था और मैं जिला जो बेमेतरा है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा हूँ। अरे वाह। तो जब डिस्ट्रिक्ट टॉप करते हैं क्लास 12th में तो मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो वाला कॉन्फिडेंस काम आया सीजीपीएससी जर्नी में? जी सर, बिल्कुल। इस जर्नी में सर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम सर 1 साल चलता है जिसमें हम अलग अलग जो स्टेज हैं उसको हम क्लियर करते हैं, तभी हमें जाके हमको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। तो सर बिल्कुल, अगर आप सभी चरणों में हम देखें, प्रीलिम्स में हो चाहे इंटरव्यू हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो जनरली आदमी का जब 95% मार्क्स आता है 12th में तो नीट आईआईटी के लिए ट्राई करते हैं। आप सीजीपीएससी में कहाँ हैं? सर, मेरा भी सर इच्छा था कि मैं भी जैसे नीट या जेई वगैरह, चूँकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था तो मैं चाहता था मैं नीट जेई करूँ करके, लेकिन उस समय सर सीमित संसाधन थे, घर में उतनी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन का लेता हूँ। और उस दौरान जो मेरी क्लास टीचर थी उन्होंने मुझे इस फील्ड के बारे में बताया था कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप सीजीपीएससी क्यों ट्राई नहीं करते करके। तो उसी दौरान मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को सीजीपीएससी करना है। एक था कि सब आप क्या ऐसा स्ट्रेटजी फॉलो किए जो कि 3rd अटेम्प्ट में काफ़ी हो, उसमें भी कभी आपका प्रीलिम्स रुका नहीं? सर, प्रीलिम्स के लिए सर मैंने बेसिक जो सर बच्चे क्या करते हैं, सोर्सेज के पीछे बहुत ज़्यादा जाते हैं कि एक ही चीज़ को ना पढ़ के बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो मेरे लिए चीज़ें फिक्स थी कि मुझे ये पढ़ना है, पर्टिकुलर बुक है, और मैं उससे क्या करता था, क्योंकि प्रीलिम्स में हम फैक्ट में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उसके लिए मैंने जितने भी बुक्स थे उसको मैंने अच्छे से प्रॉपर उसको नोट्स बनाया था और पीवाईक्यू मैंने एनालिसिस किया था उस पर, मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है अच्छे से। उसके बाद मैंने एक टेस्ट सीरीज के द्वारा अपने जो भी मेरे एक्यूरेसी है उसको मैंने और बढ़ाया, जिसका मुझे प्रीलिम्स में हमेशा बेनिफिट ही मिला है। और जो कट ऑफ से मेरा जो नंबर रहता है वो हमेशा 10-15 नंबर अबो ही रहता है। तो कुछ ट्रिक बताइए जो हमारे व्यूअर्स हैं और आपके जो जूनियर्स हैं जो कि वो भी, क्योंकि वो कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर से ऐसे छूटने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ बताइए। जी, प्रीलिम्स के लिए एक सीधा सिंपल ये है कि आप जो बेसिक सिलेबस उसको ध्यान में रखिए। छत्तीसगढ़ जीएस से चूँकि 50 क्वेश्चन आते हैं, उसको अगर हम अच्छा करें तो उसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडिया जीएस है उसमें अगर हम पॉलिटी है, हिस्ट्री है और जो जियोग्राफी वाला पोर्शन है उसमें भी अगर हम ध्यान दें विशेष रूप से तो उसमें भी हम अच्छा कर सकते हैं। और पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए, टेस्ट सीरीज से अपना एक्यूरेसी बढ़ाइए, और इस चीज़ को मैंने अप्लाई किया है और जिसका मुझे रिजल्ट मिला है। पीवाईक्यू का कितना रोल हो जाता है सीजीपीएससी सिलेक्शन में? सर, पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, क्योंकि हमें उससे परीक्षा का जो पैटर्न है वो हमें पता चलता है कि किस तरह से आयोग उससे प्रश्न पूछ रहा है, कौन कौन से जो टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत डिसाइड करता है। आपको बहुत जल्दी सिलेक्शन हो गया कॉलेज ख़त्म होने के बाद 2 से 3 साल, 3rd अटेम्प्ट में, तो क्या कैसे तैयारी कर दिए थे? कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिए थे तैयारी? मैंने जैसे कि 2020 में मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने 21 से तैयारी शुरू की थी। तो मैंने पर्टिकुलर एक जगह से मैंने गाइडेंस लिया था जहाँ से मैंने प्रीलिम्स और मेंस की कक्षाएं की थी,
और जिसका मुझे अपने जो तैयारी के दौरान काफ़ी उसमें मदद हुई। और इसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू एनालिसिस के द्वारा अपना जो भी स्कोर है उसको काफ़ी बेहतर किया। मेरा क्वेश्चन का एक पार्ट ये भी था, क्या कॉलेज के टाइम से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करा था? सर कॉलेज के दौरान सर उतना अवेयरनेस नहीं था कि ये करना है करके, लेकिन ये था कि सर मैंने उस दौरान पता कर लिया था कि कैसे एग्ज़ाम निकालते हैं, क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ता है। तो सर जब कॉलेज का फाइनल ईयर था, जब उस टाइम कोविड आ गया था, तो मैंने उस दौरान एनसीईआरटी को मैंने पढ़ा था। एनसीईआरटी से मैंने सारे जो क्लास 6 से लेकर 12th के सारे मैंने एनसीईआरटी पढ़ डाले थे एक बार। मतलब आपके तीसरे अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो गया था। अगर कोई एस्पिरेंट नए हैं, उनके पास 1-2 साल का ही समय है, तो क्या वो सेलेक्ट हो सकते हैं? सर ये डिपेंड करता है, अगर वो सही डायरेक्शन में तैयारी करता है तो वो भी मतलब 1 साल में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितना बड़ा सिलेबस है और आपको चूंकि एग्जाम ही 1 साल का चलता है तो 1 साल में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वो उसके पास सही डायरेक्शन है, अगर वो जल्दी चीज़ों को समझ जाता है तो वो जल्दी क्लियर कर लेगा एग्जाम। जी। सीजीपीएससी तैयारी के दौरान आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा पार्ट लग रहा था? सर स्पेशली मेंस में सर कुछ पोर्शन ऐसे रहते हैं जिसमें हमको, स्पेशली अगर हम साइंस पेपर में अगर हम ध्यान ना दें तो पेपर काफ़ी टफ हो जाता है एस्पिरेंट के लिए। और खासकर मुझे पेपर 6 में जो फिलोसफी वाला पोर्शन है, थोड़ा सा मुझे उसमें दिक्कत हुई थी शुरू में। उसके बाद फिर और लैंग्वेज है, अगर हम लैंग्वेज को कंटिन्यू नहीं पढ़ते हैं तो उसमें भी हमको इशू हो सकता है। तो मेंस का सबसे कौन सा पेपर रहता है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहता है? आपको लगता है कि ये स्कोरिंग है, इसमें आप नंबर खींच सकते हो, और हमारे एस्पिरेंट के लिए भी जो पेपर 1 है जिसमें हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। मेरा इस बार जो सिलेक्शन का जो रीज़न बना है वो पेपर 1 ही है, मैंने उसमें काफ़ी अच्छे स्कोर किए हैं। इसके अलावा पेपर 2 जो एसे है, काफ़ी एस्पिरेंट जो उसमें अच्छा कर सकते हैं। पेपर 4 है जिसमें हम अगर मैथ्स हमारा बन जाता है तो उसमें हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो पेपर 1, 2, 4 ये काफ़ी अच्छे स्कोर हैं। सर प्रीलिम्स के बाद आपने क्या स्टेप उठाया था मेंस के लिए? क्योंकि आपके पास पिछली बार मेंस के लिए काफ़ी टाइम बचा था आपके पास, लेकिन इस बार बहुत कम समय है। प्रीलिम्स के बाद मैंने मतलब जो मैक्सिमम जो एस्पिरेंट रहता है वो क्या गलती करते हैं कि कट ऑफ के पीछे जाते हैं। मैंने चूँकि मेरा नंबर काफ़ी अच्छा आ रहा था, मॉडल 1 से मैंने मिलाया था, उसके बाद मुझे पता चल गया था कि मेरा नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो मुझे अगले दिन से फिर मैंने ना तैयारी शुरू कर दी थी, मतलब जस्ट एक दिन मैंने ब्रेक लिया, उसके बाद फिर मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी। इस बार मेंस में काफ़ी कम समय बचे हैं, आज से लेकर के 2 महीना 60 दिन। तो बताइए क्या 2 महीने में क्या स्ट्रेटजी कैसे करनी चाहिए? जो पहले एस्पिरेंट डे वाइज पहले थोड़ा सा बताइए, उसके बाद वीक वाइज बताइए। जी, डे वाइज आप ये कीजिए, डे वाइज आप जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जो स्कोरिंग एरियाज है, जैसे लैंग्वेज है, पेपर 4 है, 6 को आप डेली पढ़िए और वीकली एक ऐसे लिखिए। और साथ में आप एक कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा और लास्ट में फिर आपका एक सिलेबस पूरा अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा उससे। ऐसे की बात कर रहे हैं तो ऐसे के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इस बार क्या लगता है आपको, कौन से ऐसे हैं, मतलब किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? जैसे अभी जो मध्य पूर्व में तनाव चल रहा है, जी। इजराइल, यूएस और भारत, सॉरी जो ईरान है ना, उनके मध्य जो भी युद्ध चल रहा है उसको उससे संबंधित ऐसे आप पेपर कर लीजिए। जी। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में हम देखें तो अभी संकल्प का जो बजट आया है जी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है अभी जो आगामी जो मेंस होने वाला है उसके लिए। आप ये थोड़ा सा बताइएगा कि मेंस में आपका जो सोर्स था क्या था, लिमिटेड था, मल्टीपल था? मैंने मेंस के लिए पर्टिकुलर मैंने सारे जो जितने भी विषय हैं उसके मैंने सारे अच्छे से नोट्स बनाए थे जी। और उसको मैंने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है और साथ में मैंने वहीं पे सिनॉप्सिस भी बनाया था साथ में। जी। तो उसका मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। जब मैं आंसर राइटिंग करता था या मैं जब भी टेस्ट देता था तो उस टाइम मैं अपने नोट्स को अच्छे से एक बार रिकॉल कर लेता था, तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। तो नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं कि टॉपर्स का नोट पढ़ना, खुद का पढ़ना नोट्स या टॉपर्स के नोट? मुझे लगता है कि खुद के नोट्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि आप उसको खुद अपने हैंड रिटन नोट्स रहता है तो काफ़ी ज़्यादा वो जल्दी रिविजन करने में हेल्प होता है। तो मुझे लगता है अपना नोट्स सबसे बेहतर है। अच्छा, अगर कोई एस्पिरेंट अभी फर्स्ट टाइम मेंस दिला रहे हैं उनके लिए क्या आप बोलेंगे? फर्स्ट टाइम मेंस जो एस्पिरेंट दे रहे हैं, हालांकि उनके पास कम टाइम है, ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन अगर वो जैसे मैंने बताया कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें अगर हम ध्यान दें जी, तो वो लोग भी काफ़ी अच्छे कर सकते हैं। उनके पास चैलेंजिंग ये रहता है फर्स्ट जो टाइम जो मेंस वाले उनके पास सिलेबस कवर करने का मतलब चैलेंजिंग उनके पास ज़्यादा रहेगा कि लिमिटेड टाइम में इतना बड़ा सिलेबस कवर कर पाना मुश्किल होगा। क्योंकि जनरली हर बार 3-4 महीने का समय तो मिल ही जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा है कि जो अगर पहली बार मेंस भी दिलाएंगे और पहली बार उनके पास मात्र 2 महीने का टाइम बच रहा है, 2.5 महीने का टाइम बच रहा है प्रीलिम्स के बाद से देखते हैं तो। नहीं, अगर डेली अगर एफर्ट देते हैं वो लोग अच्छे से अगर मेहनत करते हैं तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम वाले भी क्लियर कर सकते हैं एग्जाम को। जी, तो उनका क्या मतलब कैसा रहना चाहिए? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मेरा था डे वाइज वीक वाइज, तो वीक वाइज आप
वो मिस कर दिए थे। हाँ, वीक वाइज ये कीजिए कि जैसे कि कहीं पे अगर टेस्ट सीरीज हो रहा है वीकली, है ना, तो उसमें क्या है कि आपका ना एक सिलेबस कवर हो जाएगा। आप वीकली, आप डेली जो सब्जेक्ट कर रहे हैं उसको आप पढ़ते चलिए, साथ में जो आपका जो वीकली जो भी आपका शेड्यूल है, मतलब वीकली आपको ये टेस्ट दे रहे हैं जी तो उसमें उसके अकॉर्डिंग फिर पढ़िए आप, है ना। जी जो पेपर 1 है, पेपर 4 आपको डेली पढ़ना है। इसके अलावा जो वीकली जो सब्जेक्ट हो रहे हैं, जैसे मान लो पेपर 3 का टेस्ट है, तो आप अपना जो वीकली जो टेस्ट है उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए। फिर जनरली एस्पिरेंट प्रीलिम्स में क्या गलती करते हैं जिनको उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि आपका एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि प्रीलिम्स रुका है? जी थोड़ा सा बताएंगे। सर, मैं एक चीज़ देखूँ, जो जितने भी स्टूडेंट गलती करते हैं जिनका प्रीलिम्स रुकता है, वो मल्टीपल सोर्सेज के पीछे जाते हैं जी कि एक बुक को ना पढ़कर 10 जो अनेक किताब हैं उनको पढ़ते हैं। तो इस कारण से उनको दिक्कत होता है, क्योंकि होता क्या है सर, मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं। मेरा प्री निकालने का जो कह सकता हूँ मेन मुख्य कारण ये रहा है कि मैं एक ही बुक को 10 बार पढ़ा हूँ अच्छा और उसका मल्टीपल टाइम रिविजन किया हूँ, और बस मतलब जो चीज़ें अपडेट होती थी उसको बस मैं वहाँ पेंसिल से ऐड कर देता था। जी। तो उसका मेरे को काफ़ी मतलब बेनिफिट मिला। आप ये भी बताएं कि आप प्रीलिम्स से हमेशा 10 नंबर आगे ही रहते हैं, जी तो प्रीलिम्स में ये भी इशू रहता है गेसिंग करने का, तो गेस वगैरह करते हैं, कैसे आपका 10 नंबर एक्स्ट्रा रहता है? नहीं सर, फिल्म्स में मैं लॉजिकल गेसिंग करता हूँ, मतलब ऑप्शन अगर 4 है तो मैं प्रयास ये करता हूँ कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाऊँ। 50-50 में रिस्क लेता हूँ। अच्छा। और इसका प्रैक्टिस मैं पहले टेस्ट में करता हूँ कि अगर मैं मान लो मेरे से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है, अगर मेरे से 50 से 60 क्वेश्चन ही बन रहे हैं जो मैं 100% श्योर हूँ, लेकिन अगर मैं 20 क्वेश्चन में 50-50 मैं उसमें रिस्क लेता हूँ। तो इसका प्रैक्टिस मैंने टेस्ट में किया था, और उसका जब मैंने रियल एग्जाम में जब उसको अप्लाई किया तो उसका मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो 45-50 कर रहे स्कोर कर रहे हैं, उनको स्कोरिंग बढ़ाना है, तो कैसे करेंगे? आप वही कीजिए, देखिए सिलेबस में जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए, बेसिक गलती नहीं होनी चाहिए, वही हमको प्रीलिम्स बाहर करता है। अगर आप बेसिक को अच्छा करते हैं, मतलब आपका जो बेस अच्छा है, तो आपको निश्चित रूप से उस एग्ज़ाम को पास करने में मदद होगी। लेकिन अगर पीवाईक्यू अगर हम देखें, पीवाईक्यू को अगर हम ध्यान में रखें और प्लस हम टेस्ट सीरीज में उसको अप्लाई करें कि जो 50-50 जो वाला जो क्वेश्चन रहता है जिसमें हम 50-50 श्योर रहते हैं, उसको बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए, और उसके बाद फिर आपका प्रीलिम्स तो इजीली लिख लेगा। प्रीलिम्स का पढ़ा हुआ कुछ मेंस में काम आता है? जी, प्रीलिम्स का लगभग 40% 50% तो काम आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम देखें सिलेबस वाइज तो पार्ट 3 में से छत्तीसगढ़ का इतिहास है, पेपर 5 में अगर हम देखें तो उसमें छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है जी और छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था है। 6 में छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो ऐसे पूछता है, इसमें स्टैटिक पोर्शन से भी अभी ऐसे पूछ रहे हैं। तो इसका प्रीलिम्स में हम जो पढ़े रहते हैं सर, उसको अगर हम पॉइंट वाइज लिखना सीख गए मेंस में, तो लगभग हमारा 50% सिलेबस कवर हो जाता है उससे। सर, अभी जो नए एस्पिरेंट हैं जो CGPSC में आ रहे हैं कॉलेज ख़त्म करके, उनके लिए थोड़ा सा बताइए कि वो कैसे तैयारी है? देखिए, चूंकि इस एग्ज़ाम अभी इसमें जो मुख्य जो समस्या अभी बच्चों को आ रही है कि उनको प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपके पास अगर आपने नोट्स बना लिए हैं या सिलेबस, आप कहीं से गाइडेंस भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें ना डायरेक्शन का होना मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन अगर सही है तो आप इस एग्ज़ाम को जल्दी भी क्लियर कर सकते हैं। डायरेक्शन में आपके पास तो कोचिंग था, कई ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके पास वो नहीं हो पाता या वो एफर्ट नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चे के लिए क्या है? अभी के समय में क्या है, अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है ना। अगर कोई बच्चे बिलासपुर नहीं आ पा रहा है या उसके पास संसाधन नहीं है पढ़ने के, लेकिन अभी अगर कोई एक पर्टिकुलर गाइडेंस उसको दे रहा है, जैसे हमारे पास सिलेबस अवेलेबल है सर, हमारे पास बुक्स अवेलेबल है, हम कौन कौन से बुक पढ़ सकते हैं। अगर बच्चा उतना भी समझ जाता है कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है, और प्लस अपने आप को नियंत्रित रूप से डिसिप्लिन होकर तैयारी करता है, अपना शेड्यूल बना लेता है, डेली उसको इतना घंटा पढ़ना है, और एक कोई प्रॉपर उसको मेंटर दे रहा है, मतलब गाइडेंस दे रहा है, तो वो भी एग्जाम को क्लियर कर सकता है। जी। तो आप कोई यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज वगैरह ऐसा कुछ चला रहे हैं बच्चे को मेंटरशिप देने के लिए? अभी तो सर अभी स्टार्ट नहीं किया हूँ, लेकिन अच्छा, सोच रहा हूँ करूँगा जो बच्चे जो PC बनने में लगे हुए हैं। सर, हम लोग प्रीलिम्स के बारे में तो बात की, अब थोड़ा सा मेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक परफेक्ट मेंस आंसर में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या गलती बिल्कुल भी एस्पिरेंट ना करे इसमें? जैसे अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि प्रश्न में पूछा क्या है। अगर हम उसको अच्छे से समझ जाते हैं, उसके बाद हम उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर करते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, उसमें हम क्या करें, पहले थोड़ा सा उसका, अगर वो 4 नंबर या 8 नंबर पर बात करूँ, अगर वो 8 नंबर का प्रश्न है तो उसमें आप सबसे पहले 1-2 लाइन आप उसका
इंट्रो दे दीजिए, उसके बाद फिर उसको बॉडी में डिवाइड कर दीजिए, लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए, है ना। जी। और इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि जो पूछो उसको पहले लिखिए, है ना। और उत्तर को हो सके आप पॉइंट वाइज लिखिए, पैराग्राफ राइटिंग ना करें कृपया। एक एग्जामिनर जो है मेंस चेक करने वाले, तो उनका अटेंशन अपने आंसर में क्यों कैसे ज़्यादा खींचे? मेरा आंसर राइटिंग में ये चीज़ था कि मैंने जो एग्जाम में जो पूछा है, जो क्वेश्चन में जो पूछा, उसको मैंने उनको मैं इजली वहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया है। तो मैं पॉइंट वाइज लिखता था, और जहाँ पे स्कोप है वहाँ पे मैंने अपने आंसर को और बेहतर कराने के लिए जो भी है उसमें डाटा या फिर जो भी चीज़ें हैं मैंने वहाँ पे मेंशन की है, और लास्ट में एक पॉजिटिव कंक्लूजन देके मैंने एंड किया है। एक ये भी रहता है कि नंबर ज़्यादा आने के पीछे हैंड राइटिंग रीजन बनता है, क्या आपको लगता है ऐसा कुछ है? राइटिंग इतना होना चाहिए कि हैंड राइटिंग इतना होना चाहिए कि सामने वाले जो एग्जामिनर को समझ में आ जाए। मेरा राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं है ना बहुत ख़राब है। मेरा राइटिंग ये है कि सामने वाला जो एग्जामिनर वो पढ़ लेगा उसको। तो स्पष्ट दिखना चाहिए। जी, स्पष्ट दिखना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एक जो टॉपर्स होते हैं जैसे आप हैं, और एक एवरेज स्टूडेंट जो है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहा? तो मैं एक चीज़ एनालाइज किया कि जो एवरेज स्टूडेंट है और जो टॉपर है उसमें स्ट्रेटजी का अंतर रहता है। जी। अगर आप एक पर्टिकुलर सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं करते हैं तो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाना टफ है। लेकिन अगर आपके पास सही डायरेक्शन है, अगर आपने समझ लिया कि एग्ज़ाम में आप कैसे इसमें बेहतर कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल इसमें अच्छा जल्दी कर पाएंगे। मेंस में कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कंटेंट या प्रेजेंटेशन, बॉडी कंक्लूजन? और ये इसमें दोनों का मुझे लगता है कि इसमें दोनों का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं रहेंगे, आप कितना भी अच्छा आपका प्रेजेंटेशन स्किल है वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट है, कंटेंट नहीं है और प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है, तो भी आपको दिक्कत होगा। और तो मुझे लगता है कि दोनों का आपके पास ना बेहतर कम्बिनेशन होना चाहिए। आपके पास पहले कंटेंट होना चाहिए, उसके बाद फिर आप प्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे तो वो आपको बेहतर नंबर दिलाएगा मेंस में। एस्पिरेंट का जो नोट्स बनाने का जो रहता है, इनिशियल फेज जो रहता है CGPSC में, खास करके मेंस का, तो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। तो आप कैसे उसको टैकल किए थे? पहले तो नोट्स के लिए आप ये कीजिए कि जो भी आपका बुक पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, और उसके जो शॉर्ट नोट्स है ना, उसको आप अपना खुद का एक नोट्स बना लीजिए, है ना, कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में। तो नोट्स का बेनिफिट ये रहता है कि जब हम एग्जाम में हॉल में जब जाते हैं, उससे पहले जो भी हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है रिविजन के लिए, उसमें जल्दी आपको रिविजन करने के लिए हमारा जो नोट्स है वो काफ़ी मदद करता है। अभी जो मेंस दिलाएंगे बच्चे, वैसे क्या ऐसी 3 गलती ना करें जिससे वो मेंस से बाहर हो जाए, उनका सिलेक्शन नहीं हो जाए, ऐसे बचने का उपाय? पहले तो ये है कि आप प्रॉपर सिलेबस को देख कर पढ़िए, है ना। सिलेबस से बाहर आप कुछ भी नहीं पढ़ना है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है ना। आप केवल पढ़े, कई लोग बच्चों को ये दिक्कत होता है कि वो लोग केवल पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको वो एग्जाम में आपके लिए एक हर्डल बन सकता है ना। तो आपको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है ना। और मैंने जो जैसे बताया कि जो स्कोरिंग पेपर है उसमें अगर हम ध्यान ना देते हैं तो भी एक इशू होगा। कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि नहीं हमको मतलब पहले पढ़ेंगे तभी लिखेंगे, पढ़ने पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं, लिखने पे फोकस नहीं कर पाते। सर मुझे लास्ट 2 अटेम्प्ट में मैंने यही सीखा कि मैं केवल पढ़ने में बिजी, मतलब पढ़ने में ध्यान दे रहा था, मैं रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। उसी कारण लगता है मुझे लास्ट 2 अटेम्प्ट में मुझे सफलता मिली। मान लीजिए आपको आज एग्ज़ाम दिलाना है, ऐसी क्या गलती आप नहीं करेंगे? एक तो ये है कि पहले तो मैं अपना सिलेबस अच्छे से कवर करूँगा, और जो भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको मैं पहले कवर करूँगा। तो आप पहले ये भी देखिए कि सारी चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी एक पर्टिकुलर मतलब पेपर सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, है ना, उसमें एक पर्टिकुलर मैं सिलेबस का कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ, अगर उसमें मैं जो काम की चीज़ें हैं उसको मैं पहले प्राथमिकता दूंगा, उसके बाद फिर बाकी चीज़ों पढ़ूँगा। अब थोड़ा सा हमको ना अभी सर, क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्टेज है, मेंस में टाइम बहुत कम है, तो थोड़ा सा आप बता दीजिए कि पेपर वाइज, पेपर 1 to 7 ऐसे समय में कैसे तैयारी करें? पेपर 1 को आप डेली पढ़िए, खासकर हिंदी और छत्तीसगढ़ी को आप डेली उसके लिए समय दीजिए। ऐसे को आप वीकली 1 से 2 ऐसे लिखिए, और जो भी एक एक्सपर्ट है उनसे आप चेक करा सकते हैं। पेपर 3 को लेकर जो बच्चों में डाउट रहता है कि उसको हम कैसे हैंडल करें, तो पेपर 3 चूँकि एवरेज चेकिंग होता है, तो उसमें आप जो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है और जो भारत का इतिहास है उसको आप बेसिक पढ़ लीजिए और एक प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर पेपर 4 में आता है मैथ्स को आप डेली पढ़िए, 1 घंटा में लगता है कि उसमें आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए जी। साइंस है और अप्लाइड साइंस है, उसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि वो जब सेकंड डे होता है तो वो सेकंड हाफ में रहता है और हमारे पास काफ़ी कम समय रहता है। तो अगर हम उसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं तो हमको उस समय दिक्कत होगा। फिर
फिर पेपर 5 है, उसको भी आप जैसे पेपर 5 में क्या है, इकोनॉमी है और छत्तीसगढ़ का जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए आप योजनाएं देख सकते हैं। योजना जो करंट की है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आप बेसिक पढ़ लीजिए। और फिर आता है भारत का जो भूगोल है, उसका भी आपके पास प्रॉपर एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है उसको हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, तो अगर हम जो भी हम फैक्ट प्री में पढ़े उसको अगर हम लिखना सीख गए मेंस के अनुसार तो वो उतना हम कर लेंगे। फिर आता है पेपर 6। पेपर 6 में आता है दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र में जितने भी फिलोसोफर हैं उसका आप अच्छे से एक नोट्स बना लीजिए। अगर नोट्स नहीं बना पाते हैं तो एक बार उसको रीड कर लीजिए और पीवाईक्यू एनालिसिस कर लीजिए। जो पहले जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको आप अच्छे से कर लीजिए। और समाजशास्त्र के लिए भी यह है कि आप उसमें जो पूर्व जो प्रश्न पूछे गए उसको अच्छे से कीजिए और एक प्रैक्टिस कर लीजिए। और उसमें उसका जो पार्ट 3 है उसमें जो सामाजिक परिदृश्य हम बोलते हैं जिसे, उसके लिए आप पीवाईक्यू जो भी है और जो प्रीलिम्स का जो फैक्ट है उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर आता है पेपर 7 में। पेपर 7 में पार्ट 1 है जो एक्ट वाला है और स्कीम्स है। एक्ट को जितने भी एक्ट दिया है उसको आप अच्छे से कर लीजिए। और जो योजना है अभी जो करंट योजना है सरकार की उसको आप देख सकते हैं। फिर आता है उसमें जो सेकंड पोर्शन है जिसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और स्पोर्ट्स है। उसमें करंट में जो स्पोर्ट्स वजह से भारत ने भी T20 वर्ल्ड कप जीता है और भी जो करंट इवेंट होता है उसमें उसको आप देख सकते हैं। और जो भी जैसे UN की भूमिका है और जो भी ब्रिक्स है G20 जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में पूछते हैं प्रश्न वहाँ से, तो उसका आप पीवाईक्यू देख लीजिए और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर पार्ट 3 आता है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या है कि उसमें हमारे पास लिमिटेड फैक्ट है, उसको हम अच्छे से कर लेते हैं और स्कीम को हम करंट से देख लेते हैं कि कौन कौन सी योजना सरकार की या जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उसमें कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। अगर हम उतना कर लें तो हमारे लिए लगता है कि हो जाएगा। तो सर अभी टाइम कम है तो कितना घंटा पढ़ना चाहिए? ये हालांकि क्वेश्चन सही नहीं है बट अभी के लिए अभी आप पॉसिबल हो सके जितना, मतलब मिनिमम तो 6 to 8 आवर तो पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद आपके ऊपर है। लेकिन यह है कि अगर हम मैं बिलीव करता हूँ इस पर क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी में। कई लोग बोलते हैं कि आप 10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं, वो मैटर नहीं करता है। अगर आपकी जो अध्ययन क्षमता अगर अच्छी है ना, पढ़ने की जो क्षमता अच्छी है तो आप 6 घंटा भी पढ़ रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट है। घंटे मैटर नहीं करते हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हमको पहले प्रीलिम्स के बारे में अच्छे से बताया, फिर मेंस के बारे में बताया। आप थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताइए, आपका इंटरव्यू कैसा था? कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कुछ चीज़ क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए क्या रहता है कि जब रिजल्ट आता है तो हमारे पास लगभग समय रहता है। तो अगर इंटरव्यू क्या रहता है कि ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी कैसी है उस पर वो डिपेंड करता है जी। और इंटरव्यू के लिए आपके पास लगभग 20-25 दिन मिलता है, आराम से आपके पास कुछ समय रहता है। तो इंटरव्यू के लिए क्या रहता है कि अपने आप को कितना हम बेहतर प्रेजेंट करते हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने। और जो हमारा बैकग्राउंड है, अभी जो फेसलेस इंटरव्यू चल रहा है उसमें जनरली आपके बैकग्राउंड से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बैकग्राउंड है आपने जैसे ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है, इसके अलावा आपकी जो हॉबी है, इसके अलावा जो करेंट अफेयर है ना, और उस समय देश दुनिया में क्या चल रहा है, अधिक रहता है निर्णय क्षमता। इससे भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जी। तो इंटरव्यू इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप कितनी बार इंटरव्यू दिलाए? इस बार मेरा सेकंड इंटरव्यू था जिसमें मुझे पोस्ट मिला है। अच्छा, इससे पहले वाले इंटरव्यू में क्या हुआ था सर आपके साथ? उसमें ये था कि मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था, मतलब अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाया था जी। तो नए जो एस्पिरेंट हैं इस बार जो इंटरव्यू दिलाने जाएंगे वो कैसे कॉन्फिडेंट रहे हैं? ये है कि इंटरव्यू के लिए आप जैसे आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए और जो भी आपकी हॉबी है उसको आप अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, उसके बारे में कुछ संभावित जो प्रश्न है उसको आप तैयार कर लीजिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट में क्या चल रहा है उसको आपके बारे में जानकारी होना चाहिए। और जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मैंने BSc मैथमेटिक्स किया है तो मुझे मैथ्स के बारे में पता होना चाहिए बेसिक। तो वैसे ही आपका जो भी बैकग्राउंड है, चाहे इंजीनियरिंग है या आप जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट से आपने स्नातक किया है उसको आप अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लीजिए, तो इंटरव्यू काफ़ी उतना मदद हो जाता है उससे। और अगर आप इस पूरे वीडियो के बाद समराइज करना चाहेंगे तो कुछ जी। फिल्म्स के लिए ये है कि फिल्म्स के लिए आप जस्ट प्रैक्टिस कीजिए, PYQ देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, है ना, एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए। मेंस के लिए आप जितना हो सके जो स्कोरिंग एरियाज हैं, खासकर जो पेपर है जिसमें हम बहुत बेहतर कर सकते हैं लिमिटेड समय में, उसमें हम जाते हैं।